हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन सोसाइटी यानी कि भारतीय समाज का सेकंड लेक्चर, जो कि होगा महिलाओं और महिला के जो संगठन हैं यानी कि महिलाएं और उनसे संबंधित संगठन। तो इस टॉपिक से रिलेटेड मैं एक वीडियो पहले ही डाल चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। देन उसी वीडियो का आगे का पार्ट ये है, यानी कि जो महिला और महिला वाला संगठन है, महिला संबंधित संगठन, उसका पार्ट सेकंड है ये वीडियो। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो इस टेलीग्राम लिंक से उसको डाउनलोड आप कर सकते हैं। इसका जो लिंक होगा टेलीग्राम का वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड ईजिली कर सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसे पिछले वीडियो में हमने महिला से संबंधित कुछ उनसे रिलेटेड इश्यूज देख चुके थे, तो आज उसी को आगे करते हुए देखते हैं महिलाओं के उत्थान के प्रयास, यानी कि महिला से संबंधित किस प्रकार के उत्थान के प्रयास किए गए, यानी कि उनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या क्या किया गया, उसमें गवर्नमेंट की तरफ से क्या किया गया, किस तरह से उनको संवैधानिक अधिकार दिए गए, और जो तरह तरह के इन्वॉल्वमेंट या जिस तरह के आगे चलकर विकास हुआ महिला संबंधित मुद्दों को लेकर, तो उनको देखेंगे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से ही महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास किए गए हैं। संविधान में महिलाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, यानी कि जैसे इंडिया को इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिया को स्वतंत्रता मिली, तभी से लेकर के महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि जैसे महिलाओं को वोट देने का अधिकार, तो इंडिया में क्या था, इंडिया में जैसे इंडिया का संविधान लागू हुआ तभी से पुरुषों को और महिलाओं को दोनों को समान रूप से वोट देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, बल्कि जो वेस्टर्न कंट्रीज थे वहाँ पर महिलाओं को काफ़ी समय के बाद जो राइट टू वोट का अधिकार दिया गया था, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ, दोनों को साथ के साथ ये अधिकार दिया गया। दूसरा देखते हैं, महिलाओं को पुरुषों के समान सभी मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यानी कि भारतीय संविधान में ऐसा नहीं है कि कोई अधिकार केवल पुरुषों के लिए दिया गया है, यानी कि जो अधिकार पुरुषों के हैं वही अधिकार समान रूप से महिलाओं के लिए भी लागू होते हैं। तीसरा देखते हैं, अनुच्छेद 42 के तहत महिलाओं को मातृत्व अवकाश का प्रावधान किया गया है। ठीक है, यानी कि जिसको आप कहते हैं मैटरनिटी लीव, जो महिलाओं को स्पेशली दिया जाता है। ठीक है, तो उस तरह के ये आप कह सकते हैं कि वेलफेयर स्टेट के जो कार्य होते हैं उसके तहत ये अनुच्छेद 42 में डीपीएसपी में दिया गया है, यह प्रावधान महिलाओं के लिए। देन फोर्थ है आपका, महिलाओं को पुरुषों के समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान, यानी कि जो समान कार्य करते हैं, चाहे वे महिला करें या पुरुष करें, तो दोनों को उस समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप महिलाओं को उनके कार्य के लिए पुरुषों से कम वेतन दें। हालांकि अभी भी ये आपको कई रूरल एरियाज़ में इस तरह जो लेबर वर्क होता है उसमें आपको दिख जाता है कि महिलाओं को जो सैलरी दी जाती है एज़ कम्पेयर टू मैन, वो काफ़ी कम होती है। ठीक है, तो उस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। फिफ्थ देख लेते हैं, तो जो आर्टिकल 243D यानी कि 243 द सब पार्ट 3 में क्या कहा गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे, यानी कि जो ग्राम पंचायत थी उसके अंदर महिलाओं को 1/3 सीट उनके लिए आरक्षित कर दी गई, यानी ठीक है, यानी कि जितनी भी सीट पंचायत में होंगी उनमें से 1/3 सीट पर कौन लड़ सकता है, सिर्फ महिला, यानी कि 1/3 जो उसमें रिप्रेजेंटेशन होगा वो कौन करेगा, महिलाएं करेंगी। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि ग्राम पंचायत को किस संविधान संशोधन के तहत भारत के जो संविधान था उसमें जोड़ा गया था। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको मेंशन कर सकते हैं। अब इसके अलावा महिलाओं के उत्थान के लिए क्या प्रावधान किए गए, तो उसको देखते हैं। तो इसमें वैधानिक अधिकार दिए गए, यानी कि स्टैच्यूटरी जो राइट्स हैं वो दिए गए, यानी कि जो लॉ बना करके महिलाओं के उत्थान के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। तो उसमें देखते हैं, जैसे कि पहला आप कह सकते हैं कि जो विशेष विवाह अधिनियम था 1954 में, इसे पारित किया गया। इसके ज़रिए महिलाओं को
संबंधी काफ़ी स्वाधिकार दिए गए, ठीक है, स्वायत्तता प्रदान की गई। उसी के अलावा जो हिंदू विवाह अधिनियम था उसमें कुछ संशोधन किए गए और उसको महिला के अनुकूल बनाया गया। ये 1955 में किया गया था। उसके अलावा आप थर्ड देख सकते हैं जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, ठीक है, 1956 का। तो ये पहली बात क्या है, इसमें जो आप कह सकते हैं कि जो पैट्रियार्की होती है उसको टारगेट किया गया, यानी कि जो आप कह सकते हैं जो संपत्ति का अधिकार होता था, यानी कि जो आप कहते हैं कि वंशज यानी वंश के आधार पर जो पुत्रों को यानी कि जो बेटे होते हैं उनको संपत्ति दे दी जाती थी वंश के आधार पर। तो अब उसमें क्या किया गया कि उसमें चेंज किया गया, यानी कि अब महिलाएं भी जो संपत्ति होती है अपने परिवार की, अपने पेरेंट्स की, उस संपत्ति में महिलाएं भी समान रूप से अपना अधिकार जमा सकती हैं, यानी कि उसमें अपने अधिकार की मांग कर सकती हैं। तो ये था 1956 का। इसमें दो इम्पोर्टेंट जो आप कह सकते हैं संशोधन हुए थे। तो पहला 2005 में हुआ था और अभी रिसेंटली 2020 में भी इसमें एक संशोधन हुआ है। तो इसके तहत क्या कहा गया कि जो महिलाएं हैं उनको जो संपत्ति का अधिकार होता है, पैतृक संपत्ति का अधिकार, तो उसमें बेटे के समान उनको भी अधिकार दिया जाएगा। तो चौथा है प्रसूति पर सुविधा अधिनियम, यानी कि वही मैटरनिटी लीव, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है, तो उससे रिलेटेड 1961 में एक वैधानिक अधिकार बनाया गया, जिसमें 95 में एक अमेंडमेंट किया गया। उसी तरह से जो डॉरी रिलेटेड लॉज होते हैं, यानी कि दहेज प्रतिबंध अधिनियम, जिसको 1961 में पारित किया गया था, यानी कि दहेज को इल्लीगल बताया गया और यदि कोई दहेज की मांग करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से इस अधिनियम के ज़रिए भी महिलाओं के उत्थान में प्रयास किए गए। सिक्स्थ पॉइंट देख लेते हैं। यह है आपका गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971 में किया गया। इसमें क्या था कि जो पहले महिलाएं प्रेग्नेंट होती थी तो उनका जो बच्चा होता है उसका क्या करते थे, सेक्स लिंग पता करके, और उसके अनुसार यदि वो लड़की होती थी तो उसको आप कह सकते हैं अबॉर्शन करा दिया जाता था। तो इसके खिलाफ भी 1971 में इसको इल्लीगल बताया गया और इसके खिलाफ कानून पारित किया गया कि अगर कोई ऐसा करता है तो वो कहीं ना कहीं इल्लीगल होगा। सातवां देख लेते हैं। यह है बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 1976, यानी कि महिलाओं और पुरुषों के लिए एक एज डिसाइड कर दी कि इससे पहले आप उनकी शादी नहीं कर सकते। यानी कि जैसे प्राचीन समय आप कह सकते हैं जो मध्यकाल से भारत में प्रचलित था काफ़ी कि बाल विवाह कर दिए जाते थे। 10 वर्ष 12 वर्ष की उम्र में लड़के लड़कियों की शादियां कर दी जाती थी, ठीक है। तो उसके खिलाफ भी ये 1976 में एक अधिनियम बनाया गया। देन 8th की बात करते हैं, घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005। ये क्या था, इसमें जो घरेलू हिंसा होती है, यानी कि जो वायलेंस घर पर किया जाता है जनरली मेल के द्वारा, तो और जो महिलाओं पर अत्याचार किया जाता है, तो उसके खिलाफ ये अधिनियम पारित किया गया। इसके लिए भी दंडनीय अपराध कानून में प्रावधान किया गया। तो ये कब किया गया था, 2005 में, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ वैधानिक अधिकार दिए गए जिससे महिलाओं के सशक्तिकरण में, उनके उत्थान में प्रयास किए जा सके। इसके अलावा सरोगेसी अधिनियम आया था 2019 में। ये आपको होपफुली पता होगा अगर आप पिछले कुछ समय से तैयारी कर रहे हैं। सरोगेसी अधिनियम 2019, ये बेसिकली जो किराए की कोख से रिलेटेड एक एक्ट था, ठीक है। इसमें जो 20 मंथ से आई थिंक 24 मंथ इसको बढ़ा दिया गया था, आई एम नॉट श्योर, बट आप इसको एक बार चेक कर लेना। लेकिन यही था शायद, जो 20 महीने से लेकर के, सॉरी 20 महीने नहीं, ये 20 सप्ताह से शायद 24 सप्ताह इसको कर दिया गया था, ठीक है। तो आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं। 10वां जो 2019 में काफ़ी इम्पोर्टेंट और कंट्रोवर्शियल आप कह सकते हैं कि एक एक्ट पारित किया गया, 3 तलाक अधिनियम, जिसको इल्लीगल करार दिया गया। तो इससे भी क्या हुआ, महिलाओं के उत्थान में प्रयास किए गए, ठीक है। तो इस तरह से ये कुछ 10 वैधानिक अधिकार थे जो कि हमने बताए। इसके अलावा भी आप बहुत सारे ऐड कर सकते हैं जो भी आपको याद आते हैं, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण थे तो मैंने इनको यहाँ पर लिख दिया। अब देख लेते हैं महिला संबंधित प्रावधान।
जो इसके अलावा प्रावधान किए गए हैं, तो वो पहला है 1985 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का गठन, यानी कि 1985 में जो महिला के लिए, स्पेशली महिला और बाल यानी कि जो बालिकाएं होती हैं, बच्चों और महिलाओं के विकास के लिए मंत्रालय का गठन किया गया, ताकि इस पर एक अलग से काफ़ी फोकस किया जा सके, है ना, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट इशू बन गया था ये उस समय तक। उसके अलावा जो 92 में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन की स्थापना की गई, जिसमें महिलाओं से संबंधित उनके अधिकारों के लिए इस आयोग द्वारा जिम्मेदारी निभाई जाती है। उसके अलावा 2001 को राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया, यानी कि भारत में जो 2001 का वर्ष था उसको क्या किया, राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया। तो ये सभी क्या है, महिलाओं के उत्थान के प्रयास हैं ना, किस तरह से उनको उत्थान, उनका सशक्तिकरण किया जा रहा था। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट में है कि जो ये तो आपको पता ही होगा, जो इंटरनेशनल वुमेन डे है वो 8 मार्च को बनाया जाता है, ठीक है। भारत में भी इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिससे महिलाओं के प्रति जो व्यवहार है उनके प्रति और जो सोच है लोगों की, उसको बदला जा सके। यहाँ पर एक नोट करके आपको ये बताया जा रहा है कि ये क्या था कि 7वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, यानी कि जो पंचवर्षीय योजना प्लानिंग का, ये आपका नीति आयोग से पहले जो चलती थी, ठीक है, योजना आयोग जिसको आप कहते थे, तो उसके थ्रू जो पंचवर्षीय योजनाएं थी, तो जो 7वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें महिलाओं के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई, है ना। यहाँ पर 27 लाभार्थी योजनाओं की इसके ज़रिए शुरुआत की गई, ठीक है। तो अब 8वीं पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के लिए निधियों के निश्चित प्रवाह पर बल। 9वीं पंचवर्षीय योजना में महिला घटक योजना को अंगीकार किया गया, यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के लिए निधियों के निश्चित प्रवाह पर बल दिया गया। वहीं 9वीं पंचवर्षीय योजना में महिला घटक योजना को अंगीकार किया गया, और इसके साथ ही 10वीं पंचवर्षीय योजना में जेंडर बजटिंग का कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं थोड़ा सा जो महिला सशक्तिकरण हेतु जो अलग अलग कार्यक्रम चलाए गए हैं, यानी कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या किया जा रहा है। इससे रिलेटेड आप जो आपका एसए का पेपर होता है उसमें भी आप इस लेक्चर से काफ़ी सारे पॉइंट उसमें अपने एसए में आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि महिलाओं से संबंधित एसए भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं क्या क्या कार्यक्रम चलाए गए हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। तो इसमें देखिए, उज्ज्वला योजना जो सरकार द्वारा चलाई जाती है, इसके अलावा स्वाधार योजना है, स्वावलंबन योजना है, सर्वशक्ति योजना है। तो अनेकों तरह की मैंने कई सारी योजनाएं लिख दी हैं, आपको सभी याद करने की ज़रूरत नहीं है। मेनली आप 5-6 योजना को याद कर सकते हैं और उसको अपने आंसर में इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो कितनी तरह की, क्योंकि कई तरह की योजनाएं सरकार द्वारा समय समय पर चलाई जाती हैं, ताकि वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण किया जा सके। उसी में आशा योजना आती है, इंदिरा गांधी बालिका छात्रवृत्ति योजना है, समृद्धि योजना है, जननी सुरक्षा योजना है, राष्ट्रीय पोषाहार योजना है, वंदे मातरम योजना है, स्वर्णिम योजना, स्वयं सिद्धा महिला समाख्या। तो कई तरह की इस तरह से योजनाएं चलाई जा रही हैं। अच्छा, इसके अलावा अभी जो राजनीति में महिलाओं की क्या भागीदारी रही है, तो उस पे जो सबसे कंट्रोवर्शियल आप कह सकते हैं इशू रहा है, वो है संसद में, यानी कि पार्लियामेंट में महिला संरक्षण विधेयक। आपको पता होगा कि ये कई सालों से अभी तक संसद में इसी तरह से ठंडे बस्ते में ये बिल पड़ा हुआ है, यानी कि इसको पारित नहीं किया गया। इसमें क्या कहा गया है, बेसिकली जैसे कि पंचायतों में महिलाओं को 1/3 आप कह सकते हैं कि आरक्षण दिया गया, उसी तरह से संसद में भी महिलाओं को 33% आरक्षण पर इस बिल में बात की गई है। तो अब ये अभी तक पास नहीं हुआ है संसद से, इसलिए अभी तक एक्ट नहीं बना, और 33% आरक्षण महिलाओं को अभी तक नहीं मिल पाया है संसद में। तो इसके समर्थन में कुछ लोगों के अपने तर्क हैं, वहीं इसके आप कह सकते हैं विपक्ष में भी इसके कुछ तर्क दिए जाते हैं। तो हम उन तर्क को देख लेते हैं कि किस हिसाब से कुछ लोग इसको सही ठहराते हैं और कुछ लोग इसको गलत ठहराते हैं। यानी कि कुछ लोग मानते हैं कि महिलाओं को इसमें आरक्षण मिलना चाहिए, वहीं कुछ लोग कहते हैं कि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। तो दोनों को देखते हैं। तो पहले जो इसके समर्थन में तर्क देते हैं उनका क्या कहना है। तो पहला है, जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत, यानी कि महिला सशक्तिकरण को इससे बढ़ावा मिलेगा यदि
आप कह सकते हैं कि संसद में महिलाएं आएंगी तो उनकी पॉलिटिकल जो कह सकते हैं कि भागीदारी बढ़ेगी। उससे क्या होगा, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा और जो डेमोक्रेसी की जड़ें हैं उनको मजबूत किया जा सकेगा, क्योंकि सभी लोगों का फिर पॉलिटिक्स में समर्थन होगा और सभी लोगों का उसमें पार्टिसिपेशन होगा। सेकंड पॉइंट आप कह सकते हैं कि लिंग आधारित भेदभाव कम होंगे, राजनीति पुरुष केंद्रीय नहीं रहेगी अभी, क्योंकि आप देखते हैं कि पॉलिटिक्स में जितने भी लोग हैं ज़्यादातर उनमें से पुरुष ही होते हैं, यानी कि महिलाएं पॉलिटिक्स में बहुत कम जाती हैं। तो इससे क्या होता है, पुरुष प्रधान समाज बना रहता है और समाज में पैट्रियार्की बनी रहती है और राजनीति में भी पुरुष केंद्रीय रहती है। पुरुष केंद्रीय की तरफ आप कह सकते हैं कि राजनीति घूमती रहती है पुरुष की तरफ ही। तो इससे क्या होगा, अगर महिलाओं को संसद में अधिकार मिलते हैं, संरक्षण मिलता है, तो इससे जो लिंग भेद आधारित जो भेदभाव होते हैं वो भी कम होंगे और राजनीति में भी महिलाओं को अच्छे से भागीदारी मिल पाएगी। पंचायत में आरक्षण से महिलाओं ने अच्छी भूमिका निभाई है, क्योंकि पंचायतों में जो 33% आरक्षण दिया गया उसमें महिलाओं ने काफ़ी अच्छी भूमिका निभाई है। इवन कई जगह पर पुरुषों से ज़्यादा काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने काम किया है, यानी कि महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया है। तो अगर संसद में भी महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है तो हमारी राजनीतिक व्यवस्था और सुदृढ़ हो सकती है। चौथा तर्क देख लेते हैं, राजनीति से अपराधीकरण कम होगा, यानी कि जनरली आपको दिखता है कि जो राजनीति में लोग आते हैं तो ज़्यादातर क्योंकि वो मेल होते हैं और मेल पर कई तरह के अपराधीकरण यानी कि अपराध से जुड़े मामले चलते रहते हैं। यानी कि अगर अभी भी आप देखें जो 2019 का हमारा लोकसभा थी, तो 2019 के लोकसभा में अराउंड 43%, शायद अगर मैं गलत ना हूँ तो शायद 43% ऐसे एमपी हैं जिनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल केस चल रहा है, यानी कि रेप मर्डर जैसे केस हमारे 43% एमपीज़ पर चल रहे हैं। तो यदि महिला संसद में उनको आरक्षण दिया जाता है तो इससे जो संसद के अंदर अपराधीकरण बढ़ा हुआ है, जो नेताओं के अंदर अपराधीकरण है उसमें भी कमी करने में उसको मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है 33% यदि आरक्षण महिलाओं को दिया जाता है। पांचवा पॉइंट है, महिलाओं से संबंधित समस्याओं का निपटारा अच्छे से हो पाएगा, यानी कि जो महिला से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको महिलाएं ही काफ़ी अच्छे से उसको सुधार सकती हैं, यानी कि उनको अच्छे से समझ सकती हैं कि महिलाओं के लिए किस प्रकार के कानून, क्या लॉज बनाने सही रहेंगे। ठीक है, जैसे भ्रूण हत्या है, लिंगानुपात में कमी है, यौन शोषण संबंधी समस्याएं, तो इन सभी को महिलाएं अच्छे से टैकल कर पाएंगी। अब कुछ लोगों के विपक्ष में तर्क हैं तो उनके भी देख लेते हैं कि उनका क्या मानना है कि संसद में महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। तो देखिए, पहला उनका तर्क है कि आरक्षण से पहले महिला शिक्षा, भ्रूण हत्या, महिला स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान आवश्यक, यानी कि ये लोग मानते हैं कि आरक्षण तो आप बाद में देना, लेकिन सबसे पहले जो ज़रूरी है वो है आप महिला शिक्षा को बढ़ावा दें, भ्रूण हत्या को कम करने में मदद करें, महिला स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान करें। तो ये आरक्षण से ज़्यादा इस चीज़ पर बल देते हैं। वहीं जो दूसरा तर्क है इनका वो है कि ये प्रतिनिधि चुनने के विकल्प सीमित हो जाएंगे, यानी कि इनका ऐसा मानना है कि यदि महिलाएं को आरक्षण दे दिया जाता है तो इससे क्या होगा, जो पुरुष में यानी कि जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके अंदर जो विकल्प हैं यानी ऑप्शंस हैं लोगों के पास वो कम हो जाएंगे। ये भी इनका तर्क है, हालांकि ये कोई ज़्यादा मजबूत तर्क लगता नहीं है। ठीक है, तो जो थर्ड पॉइंट है इनका उसमें ये कहते हैं कि मात्र संपन्न वर्ग की महिलाओं तक ही सीमित रह जाएगा। ये थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि वैलिड पॉइंट लगता है कि जो यदि हम 33% आरक्षण दे भी देते हैं महिलाओं को तो कहीं ना कहीं इसमें क्या होगा, जो आप कह सकते हैं कि जो अपर क्लास वुमेन है यानी कि समाज में जो अच्छे पोजीशन पर हैं, आप कह सकते हैं कि अमीर लोग, ठीक है, अमीर लोग में जो वुमेन होती हैं उन्हीं लोगों तक ही, उन्हीं महिलाओं तक ये सीमित रह जाएगा 33% आरक्षण, यानी कि ये जो समाज में सबसे निचले स्तर की महिलाएं हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। तो इससे कहीं ना कहीं भेदभाव उत्पन्न होगा, तो ये इनका मानना है।
उसके अलावा जो चौथे पॉइंट में कहते हैं कि बीवी बेटी राजनीति को चरित्र प्रदान करेगा, परिवार और पुरुष के हितों का बचाव करने की भूमिका में अधिक नजर आएगा। यानी कि इस पॉइंट का क्या मतलब है कि यदि महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाता है तो कहीं न कहीं महिलाएँ अपने परिवार संबंधी और अपने पुरुषों के मुताबिक ज़्यादा कार्य करेंगी, उनकी भलाई के लिए ज़्यादा सोचेंगी, ना कि एज़ कम्पेयर टू सोसाइटी, यानी कि संपूर्ण हित के लिए ना सोचकर वे अपने परिवार तक ही सीमित रह जाएँगी और इससे क्या होगा, परिवारवाद बढ़ेगा, यानी कि नेपोटिज़्म बढ़ेगा कहीं न कहीं। ठीक है, तो यही 5th पॉइंट में भी दिया गया है कि इससे क्या होगा, परिवारवाद को बढ़ावा मिलेगा। छठा पॉइंट है, महिलाएँ बड़े निर्णय लेने में सक्षम नहीं, यानी कि ये लोग मानते हैं कि महिलाएँ जो हैं वो संपूर्ण देश के लिए जो बड़े निर्णय होते हैं उनको लेने में परिपक्व नहीं है, संपूर्ण यानी कि सक्षम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर नोट करके आप देख सकते हैं कि जो 16th लोकसभा थी, यानी कि जो 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें मात्र 11% वुमेन ही संसद में गई थी, जबकि जो 17वीं लोकसभा है उसमें कुछ परसेंट इंक्रीज हुआ और ये 14% हो गया। यानी कि अगर हम देखते हैं तो 50% वुमेन है समाज में, 50% मेल्स हैं, तो उसके मुताबिक अगर 14% महिलाएं ही संसद में हैं तो ये काफ़ी कम आंकड़ा है। तो कहीं न कहीं इसकी काफ़ी ज़रूरत है कि संसद में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाया जाए, उनकी भागीदारी बढ़ाई जाए। अब देख लेते हैं विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिकाएँ, यानी कि अलग-अलग क्षेत्रों में महिलाओं ने किस प्रकार अपनी भूमिका निभाई है। जैसे वैश्वीकरण में महिलाओं की क्या भूमिका रही है। तो वैश्वीकरण से क्या हुआ, महिलाओं ने अपनी विशिष्ट भूमिका निभाई, जैसे कि जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होते हैं, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं, तो उनके उच्च पदों पर यानी कि सीईओ जैसे उच्च पदों पर महिलाएँ पहुँच रही हैं, यानी कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वे भी उस पद पर पहुँच रही हैं, जिस पर आमतौर पर लोग कल्पना नहीं करते थे या सोचते थे कि ये सिर्फ़ पुरुषों के लिए ही कार्य हैं, लेकिन उनमें महिलाओं ने भी अपनी भूमिका निभाई है। ठीक है, महिलाओं द्वारा पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान दिया जा रहा है, यानी कि साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी जैसे जो एरियाज़ होते हैं, क्षेत्र होते हैं, उसमें भी महिलाएँ बढ़-चढ़ कर आ रही हैं आगे। ठीक है, आप इसरो का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, जो चंद्रयान 2 गया था हमारा 2019 में, तो उसमें महिलाओं ने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह से महिलाओं ने वैश्विक स्तर से महिलाओं के अधिकार, सम्मान, सुरक्षा की बात की है, यानी कि महिलाएँ जब वैश्विक स्तर पर आगे आ रही हैं, तो उन्होंने कहीं न कहीं वैश्विक स्तर पर महिलाओं के सम्मान, उनके अधिकार, उनकी सुरक्षा के लिए अपनी आवाज़ें बुलंद की हैं, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, इसके अलावा जो व्यापार है उसमें महिलाओं की क्या भूमिका रही है, यानी कि बिज़नेस रिलेटेड या जितने भी रोज़गार क्षेत्र हैं, उसमें महिलाओं की क्या भूमिका है। तो पहले की तुलना में देखें तो अब महिलाओं द्वारा जो है रोज़गार के क्षेत्र में जिज्ञासा बढ़ रही है, यानी कि जहाँ पहले महिलाएं रोज़गार करने में या नौकरी करने में झिझकती थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, उसमें काफ़ी बदलाव आ चुका है। सामाजिक परिदृश्य में परिवर्तन, महिला सशक्तिकरण, शैक्षिक स्तर में सुधार, रूढ़िवादी धारणाओं का अंत, ऐसे कुछ प्रमुख कारण हैं जिसने महिला व्यावसायीकरण को बढ़ावा दिया है। यानी कि धीरे-धीरे क्या हो रहा है, सामाजिक परिदृश्य में परिवर्तन आ रहा है, वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है, महिलाओं के शैक्षिक स्तर में वृद्धि हो रही है। जो आप कह सकते हैं जो रूढ़िवादी धारणा थी, या कह सकते हैं कि आप जो कंजर्वेटिव थिंकिंग है वो बदलाव आ रहा है उसमें, तो ये कुछ प्रमुख कारण हैं जिसकी वजह से व्यावसायीकरण में महिलाओं की भूमिका बढ़ती जा रही है। सिनेमा, फैशन, विज्ञापन, कला, खेल, विज्ञान, तो ऐसे कितने ही आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसमें क्या है, महिलाओं की भूमिका आज सेंट्रल और फोकस होती जा रही है, यानी कि महिलाओं की भूमिका इन क्षेत्रों में बढ़ती जा रही है धीरे-धीरे। अब महिलाएं क्या हो गई हैं, चार दीवार तक सीमित नहीं रह गई हैं, बल्कि वो देश के राजनीतिक प्रशासनिक मामलों को भी अच्छी तरह से संभाल रही हैं। ठीक है, आप एग्जाम्पल दे सकते हैं इंदिरा गांधी जी का, उन्होंने पीएम बनी 1967 में, तो उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला इस तरह से। जो अपनी 2007 में जो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हमारे देश की राष्ट्रपति बनी, तो हर एक क्षेत्र में क्या हो रहा है कि महिलाएं अब आगे आ रही हैं धीरे-धीरे। ठीक है, तो उनका क्या हो रहा है, उत्थान हो रहा है तरह-तरह से। ठीक है, किंतु अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को वो दर्जा प्राप्त नहीं है। तो सही बात है, शहरों में महिलाओं को एज़ कम्पेयर टू रूरल एरियाज़ में महिलाएं आज तरह-तरह के व्यवसाय में आगे आ रही हैं, लेकिन गाँव में अभी भी इस तरह की जो प्रवृत्ति है उसमें उतना
आप कह सकते हैं कि वृद्धि नहीं हुई है, उसमें अभी भी कहीं न कहीं कमी दिखाई देती है, तो उसको सुधारने की आवश्यकता है। अब देख लेते हैं कुछ महिला संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन। तो महिला से संबंधित क्या-क्या आंदोलन रहे हैं, तो उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। महिलाओं द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही आंदोलन में अपनी अहम भूमिका निभाई गई है। तो आपने देखा ही होगा कि महिलाओं ने स्वतंत्रता आंदोलन में कितनी अहम भूमिका निभाई है, ठीक है। भक्ति आंदोलन में जैसे हीराबाई, अक्का महादेवी जैसी महिलाओं का प्रभाव दिखता है, ठीक है। 19वीं शताब्दी के जो महिला संबंधित आंदोलन मुख्य रूप से पुरुषों द्वारा चलाए गए, यानी कि जो 19वीं शताब्दी थी उसमें क्या था, महिला से रिलेटेड, महिला के इशू से संबंधित जितने भी इश्यूज थे उनको पुरुषों द्वारा हैंडल किया गया, ठीक है। जैसे ब्रह्मा समाज, प्रार्थना समाज आदि, इनको पुरुषों द्वारा लीड किया गया था। तो ये कहीं ना कहीं क्या थे, महिलाओं से संबंधित आंदोलन थे जिनको पुरुषों द्वारा संभाला गया। लेकिन जो आप कह सकते हैं 20वीं शताब्दी आते आते महिलाओं द्वारा इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया गया और इन आंदोलनों को महिलाओं ने उसमें अपनी अहम भूमिका भी निभाई, ठीक है। अच्छा, इन आंदोलन के ज़रिए क्या हुआ, जो महिला शिक्षा थी, सती प्रथा थी, उन्मूलन यानी सती प्रथा का उन्मूलन पर जोर दिया गया, महिला शिक्षा पर जोर दिया गया, अंतरजातीय विवाह पर बल दिया गया। जो ये आपके जो 19वीं शताब्दी के महिला संबंधित आंदोलन थे जिनको पुरुषों द्वारा लीड किया गया था। वहीं विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया गया, बाल विवाह जैसे मुद्दों पर सुधार किए गए, ठीक है। उनको उन्मूलन की तरफ ले जाया गया, जो बाल विवाह जैसे मुद्दे थे। तो इस तरह से महिला आंदोलन जो थे 19वीं शताब्दी में बेसिकली किसके द्वारा चलाए गए थे, पुरुषों द्वारा। लेकिन धीरे धीरे उसमें क्या हुआ, चेंज हुआ, यानी कि 20वीं शताब्दी में स्वयं महिलाओं द्वारा अपने उत्थान के लिए आवाज़ उठाई गई और विभिन्न आंदोलन चलाए गए। यानी कि 20वीं शताब्दी में महिला खुद अपने आंदोलन चलाने के लिए सामने आई, जिसमें मुस्लिम सुधार आंदोलन में बेगम भोपाल ने 1916 में अखिल भारतीय मुस्लिम महिला सम्मेलन का गठन किया, ठीक है, 1916 में। वहीं जो स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या हुआ, महिलाओं को खादी और कपड़े के क्षेत्र में विशेष प्रोत्साहन मिला। महिलाएं संबंधित समस्याएं भी स्वराज से जुड़ गईं। यानी कि जैसी स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ तो उसमें क्या हुआ, बहिष्कार किया गया विदेशी वस्तुओं का, जिसमें कपड़े मुख्य थे, प्रमुख थे। तो जैसे ही कपड़ों का बहिष्कार किया गया तो जो भारतीय महिलाएं थी, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर कपड़ों में या बुनकर जैसे इन क्षेत्रों में काफ़ी प्रभावी रहती हैं, तो उनको इससे काफ़ी मदद मिली, ठीक है। तो उनका उत्थान हुआ, उन्होंने इससे संबंधित आंदोलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। तो इन आंदोलन में आप कह सकते हैं जो मुख्य महिलाएं थीं, उनमें आप कुछ महिलाओं के नाम यहाँ पर मैंने लिखे हैं, जैसे कि सरोजनी नायडू थी, लाडो रानी थी, रानी गैडिनलियू, कमला नेहरू, कस्तूरबा गांधी, अनंतिकाबा गोखले, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख जैसी कई महिलाओं द्वारा आंदोलन किए गए। ये बेसिकली 20वीं शताब्दी की मैं बात कर रहा हूँ। इससे पहले अगर आप 1857 का रिवोल्ट देखें तो उसमें भी कई महिलाओं ने अपनी बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं मात्र 20वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पर महिलाओं ने किस तरह से अपनी भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो स्वतंत्रता के पश्चात महिलाओं के आंदोलन में गिरावट आई, यानी कि जैसी स्वतंत्रता मिल गई उसके बाद क्या हुआ, महिलाओं के आंदोलन में गिरावट आई, जिसके पीछे मुख्य कारण क्या था, एक समान उद्देश्य का अभाव। यानी कि एक समान उद्देश्य का अभाव का मतलब है, जब अंग्रेज थे तो सभी महिलाओं का, सभी लोगों का एक ही उद्देश्य था, एक ही लक्ष्य था कि इंडिया से अंग्रेज़ों को भगाया जाए, उनको यहाँ से निकाला जाए। लेकिन जैसे ही अंग्रेज चले गए तो जो एक समान उद्देश्य था, जो एकता थी, उसमें भी कहीं ना कहीं कमी आई, ठीक है। जो अलग अलग मुद्दे में जो लोगों की मांगे थी वो बट गई, किसी की मांग कुछ हो गई, किसी की मांग कुछ हो गई। तो इससे क्या हुआ, एक आंदोलन में कमी आई, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, जो स्वतंत्रता के बाद जो आंदोलन थे, महिला संबंधित आंदोलन, उसमें गिरावट आनी शुरू हुई। महिलाओं द्वारा अपने अलग राजनीतिक दल बना लिए गए, यानी कि महिलाओं ने अब अपने अलग अलग राजनीतिक दल बनाए, उनमें शामिल हो गई, अपनी अलग अलग पार्टीज फॉर्म की गई। तो उससे क्या हुआ, जिसके चलते आंदोलन कमज़ोर पड़ गए। 1970 के दशक से लेकिन फिर से एक संपूर्ण विश्व में महिला संबंधित आंदोलन शुरू हुए, यानी कि 1970 तक आते आते महिला संबंधित आंदोलन एक बार दोबारा अपने पीक पर आ गए और दोबारा से महिलाओं ने अपनी आवाज़ उठानी शुरू की, अपने अधिकारों की मांग शुरू की।
ठीक है, 1970 में महिला की स्थिति जानने के लिए एक राष्ट्रीय कमेटी बनाई गई, जिसमें महिला संबंधित समता की ओर रिपोर्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आया था एक बार, शायद वो PSR ऑप्शनल में ही, हाँ PSR ऑप्शनल में ही आई थिंक 2016 या 17 में आया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो महिला संबंधित समता की ओर रिपोर्ट 1974 में पेश की गई। ठीक है, राष्ट्र कमेटी ने जो ये रिपोर्ट बनाई थी, तो इसमें क्या था कि महिला आंदोलन को इससे बढ़ावा मिला, यानी कि महिला से रिलेटेड अब इश्यूज़ को वैश्विक स्तर पर और देखा जाने लगा, और भी ज़्यादा धीरे धीरे करके महिलाएं अपने अधिकारों की मांग के लिए आगे आने लगी। यूनाइटेड नेशंस ने 1975 टू 85 यानी कि 1975 से 1985 के दशक को महिला दशक के रूप में मनाया, यानी कि इस समय क्या था, जो महिलाएं थी वो काफ़ी बढ़ चढ़कर आंदोलनों में भाग ले रही थी। विश्व के अनेक भागों में तरह तरह के महिला संबंधित आंदोलन चल रहे थे, तो इसको देखकर यूनाइटेड नेशन यानी UN ने क्या किया कि जो ये दशक था 1975 से 85 का, उसको महिला दशक बना लिया। ठीक है, उसको मनाया गया महिला दशक के रूप में। अच्छा, इसके साथ ही विभिन्न स्तर पर भारत में महिलाओं द्वारा अपने अधिकारों के लिए आंदोलन और संगठन बनाए गए, यानी कि अलग अलग स्तर पर भारत की महिलाओं ने महिला संबंधित अधिकारों की रक्षा और मांग के लिए अलग अलग संगठन बनाए, आंदोलन किए। तो देख लेते हैं किस तरह के आंदोलन और जो संगठन बनाए गए थे महिलाओं ने अपने उत्थान के लिए, अपने अधिकारों की मांगों के लिए। तो उसमें महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु 1981 में अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ यानी कि AIDWA का निर्माण किया गया, यानी कि अपने स्थिति में सुधार लाने के लिए इसका निर्माण किया गया 1981 में। उसी तरह से जो दलित नारीवाद के उदय से क्या हुआ, महिला समता दल का भी गठन हुआ, इसमें भी महिलाओं ने अपने लिए आवाज़ उठानी शुरू की। और 90 के दशक आते आते जो कई इस तरह के राजनीतिक मुद्दे भी सामने आए, जिसने महिलाओं के अधिकारों की मांग को और बढ़ा दिया। जैसे कि बहुत फेमस एक केस था, अगर आपको याद हो, अच्छा जैसे ये शाहबानो केस था या अरुणा शोनबोक केस था, तो इसने क्या किया, इसने महिला संबंधित अधिकारों को एक नई दिशा प्रदान की, उसमें गति ला दी। इससे क्या हुआ, महिलाएं अब अपने अधिकारों की मांग के लिए और ज़्यादा कह सकते हैं कि शक्ति के साथ, और ज़्यादा पावर के साथ सामने आने लगी और अपनी अधिकारों की मांग करने लगी। ठीक है, तो ये क्या था, महिला आंदोलन को बढ़ाने में इन राजनीतिक मुद्दों ने योगदान दिया था। और इसी समय क्या किया गया था, जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का, उसका गठन किया गया, क्योंकि जैसे सरकार ने देखा कि महिलाएं की मांगें बढ़ती जा रही हैं और उन्हें अपने लिए एक विशेष इस तरह की मंत्रालय का गठन करने की आवश्यकता, जो कि महिलाओं के अधिकारों की बात करे और उनसे रिलेटेड या उनके जो हित हैं उन पर ही वो अपना सारा फोकस करे। तो उसके लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय का गठन किया गया। ठीक है, NGO हो गए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, इनके द्वारा क्या किया गया, सरकार पर दबाव बनाया गया कि जो वो महिलाओं के लिए कुछ नियम कानून बनाए, यानी कि उनके उत्थान के लिए कुछ कार्य करें, कुछ सकारात्मक कार्यवाही की जाए महिलाओं के लिए। तो NGO और प्रेशर ग्रुप्स ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है महिलाओं के उत्थान में। जैसे कि उदाहरण के लिए देखें तो 1972 में जो जला भट्ट द्वारा सेवा की स्थापना की गई थी, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन, इसकी स्थापना की गई थी। उसी तरह 1974 में महिला प्रगति संगठन की भी स्थापना की गई थी। ठीक है, अब कुछ संगठन देख लेते हैं जो महिला संबंधित संगठन हैं, तो इनको आप अपने आंसर में लिख सकते हैं, तो इससे आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप मेंशन कर सकते हैं अपने आंसर्स में। पहला है भारतीय महिला संघ, 1917 मद्रास में एनी बेसेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये विभिन्न संगठन हैं जो कि महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यरत थे। फिर दूसरा राष्ट्रीय महिला भारतीय परिषद यानी मेहरबाई टाटा द्वारा नेतृत्व किया गया था इसका। फिर अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 1926 में इसकी स्थापना की गई। देश सेविका संघ, देन नारी सत्याग्रह समिति, राष्ट्रीय राज्य महिला आयोग 1992 में इसकी स्थापना की गई, यानी राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर पर। वहीं ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ वुमेन की स्थापना भी हुई
और ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। तो ये सभी क्या था, 1980s 1990s और 2000 के आसपास की ये सभी संगठन हैं, ठीक है। और आज वर्तमान समय में भी धीरे धीरे कई तरह के नए नए संगठन बनाए जा रहे हैं जो कि महिलाओं से संबंधित विषयों को देखते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये संयुक्त राष्ट्र विकास फंड जो 1976 में बनाया गया, यूनिफेम जिसको आप कह सकते हैं ना। उसी तरह से एक और संगठन है भारतीय ग्रामीण महिला संघ। तो इस तरह से ये कुछ प्रमुख संगठन हैं जो कि महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी सुरक्षा, उनके अधिकारों की मांग करते आए हैं। तो आगे चलते हैं। तो ये था आज का पूरा लेक्चर। तो अब जो इंडियन सोसाइटी का जो हमारा एक सब टॉपिक था, जो महिला और महिला संबंधित संगठन, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आपको दिए हैं, तो आप इनको घर पर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। 4 क्वेश्चंस हैं। पहला है महिला सशक्तिकरण जनसंख्या समृद्धि को नियंत्रित करने की कुंजी है, यानी कि यदि हम वुमेन को एम्पावर कर दें तो वो कहीं न कहीं जनसंख्या को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाएगा। वहीं भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के जो पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हुए हैं वो बताने हैं आपको। महिला संगठन को लिंग भेद से मुक्त करने के लिए पुरुषों की सभ्यता को बढ़ावा मिलना चाहिए, इस पर टिप्पणी करनी है। उसी तरह से भारत में महिला आंदोलन ने निम्नतर सामाजिक स्तर की महिलाओं के मुद्दों से संबंधित नहीं किया, अपने विचार को सिद्ध करें, ठीक है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।